कभी कभी मौत दिखती नहीं है। वो किसी हथियार से नहीं आती, नहीं खून बहाती है। वो बस एक खामोश फैसला बनकर इंसान के दिमाग में उतर जाती है और फिर इंसान खुद ही अपने अंत की तरफ चल पड़ता है। केस की फाइल खोलने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है। मैं जानना चाहता हूं कि सुगम कौशिक की ये फाइलें भारत के किस कोने तक पहुंच रही हैं। तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। जिस किसी का कमेंट मुझे सबसे बेहतरीन और दिलचस्प लगेगा, उसे मैं अपनी अगली वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट दूंगा। तो चलिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए और अब शुरू करते हैं आज की ये अनसुलझी पहेली। मैं सुगम कौशिक आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे कातिल की है जिसने कभी किसी को छुआ तक नहीं, फिर भी लोग उसके कारण मरते चले गए। सन 1974 लखनऊ की गर्म हवाओं से निकलकर मैं और कबीर पहली बार पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। शिमला। ट्रेन धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। खिड़की के बाहर धुंध फैलती जा रही थी, जैसे कोई हर चीज को छुपाना चाहता हो। कबीर ने चाय का कप रखते हुए कहा, यार, ये जगह तो शुरू से ही डरावनी लग रही है। मैंने बाहर देखते हुए जवाब दिया, डरावनी जगह नहीं होती कबीर, डरावनी कहानियां होती हैं। वो हंसा और हम हमेशा उन्हीं के बीच पहुंच जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार मुझे खुद भी महसूस हो रहा था, यह केस अलग है। जब हम शिमला पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सड़कें खाली, हवा ठंडी और हर तरफ फैला हुआ घना कोहरा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी राज को अपने अंदर दबाकर बैठा हो। हमें लेने खुद एसपी सुरेश ठाकुर आए थे। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। आप लोग आ गए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने हाथ मिलाया। मामला इतना गंभीर है। उन्होंने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूं कि लोग खुद मर रहे हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कबीर तुरंत बोला, मतलब सुइसाइड? एसपी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो रुके। सब कुछ इतना परफेक्ट है कि यह सुइसाइड नहीं लगता। मेरी रुचि बढ़ चुकी थी। कितने केस, मैंने पूछा। पिछले 2 महीनों में 6। कबीर चौंक गया। और सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब मामला साफ हो रहा था। हम सीधे पुलिस स्टेशन गए। एसपी ने एक एक करके फाइलें सामने रखीं। पहली फाइल, एक लड़का टॉपर कमरे में फांसी लगाकर मरा। दूसरी फाइल, एक लड़की खाई में कूद गई। तीसरी, चौथी, पांचवीं। सबका पैटर्न अलग, लेकिन अंत एक ही। मैंने ध्यान से हर फाइल देखी, फिर धीरे से कहा, इनमें एक चीज कॉमन है। एसपी ने पूछा, क्या? मैंने जवाब दिया, इन सब ने मरने से पहले कोई कंप्लेंट नहीं की। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने कहा, मतलब सब खुश थे? मैंने सिर हिलाया। या फिर? मैंने धीरे से कहा, किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस रात हम गेस्ट हाउस में रुके। बाहर धुंध इतनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कबीर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा था। तभी
मुझे दूर एक आकृति दिखाई दी। कोई खड़ा था और हमारी तरफ देख रहा था। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। पुरानी ब्रिटिश इमारत, लंबे गलियारे और हर तरफ फैली खामोशी। एसपी ने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ। हम अंदर गए। तभी एक आवाज आई, आप ही सुगम कौशिक हैं। मैंने मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था, साफ चेहरा, तेज आंखें और हल्की सी मुस्कान। आर्यन, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं यहीं का छात्र हूं। मैंने उसका हाथ थामा। उसकी पकड़ मजबूत थी और अजीब तरह से स्थिर। आपके बारे में बहुत सुना है, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने अभी अभी आपको देखा है। वह हल्का सा हंसा। शायद हम दोनों एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा, क्या? उसने सीधा जवाब दिया, सच। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे रोक रहा था, जैसे मैं किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के किसी और रूप से बात कर रहा हूं। कबीर ने बाद में धीरे से कहा, ये लड़का थोड़ा अलग है। मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ, और शायद यह केस भी। उस दिन मुझे पहली बार लगा, यह लड़ाई सिर्फ अपराधी को पकड़ने की नहीं होगी। यह दिमाग बनाम दिमाग की लड़ाई होगी। और सामने वाला कमजोर नहीं है। यूनिवर्सिटी के उस लंबे गलियारे में चलते हुए मेरे कदम धीमे हो गए थे। कभी कभी किसी इंसान से पहली मुलाकात ही आपको बता देती है कि यह कहानी आसान नहीं होगी। आर्यन हमारे साथ चल रहा था। उसकी चाल बिल्कुल संतुलित थी, ना तेज ना धीमी, जैसे वह हर चीज पहले से नाप चुका हो। आपने फाइल्स देख ली होंगी, उसने कैजुअली कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, और कुछ बातें समझ भी आई हैं। वह हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर आप यह भी समझ गए होंगे कि यह कोई सामान्य सुइसाइड केस नहीं है। कबीर ने तुरंत कहा, तुम्हें क्या लगता है? आर्यन ने बिना रुके जवाब दिया, मुझे लगता है कोई इंसान इन लोगों के दिमाग के अंदर घुस गया है। उसका यह जवाब बहुत सीधा था, बहुत सही भी, लेकिन कुछ ज्यादा ही सही। मैंने उससे पूछा, और वह कैसे कर सकता है? वह रुक गया पहली बार, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, इंफॉर्मेशन। हवा में ठंडक और बढ़ गई। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वह छुपाना चाहता है। अगर कोई उस राज को पकड़ ले तो इंसान खुद ही अपने खिलाफ हो जाता है। मैं चुप रहा, क्योंकि यह जवाब सिर्फ थ्योरी नहीं था, यह अनुभव था। हम लाइब्रेरी पहुंचे। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, धूल भरी किताबें और एक अजीब सी खामोशी। आर्यन ने कहा, यहां हर स्टूडेंट आता है और यहीं से हर कहानी शुरू होती है। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर ध्यान नहीं, तनाव था। कबीर ने धीरे से कहा, यह माहौल नॉर्मल नहीं है। मैंने सिर हिलाया। तभी एक लड़का जल्दी जल्दी अंदर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह सीधे एक कोने में गया और बैठ गया। आर्यन ने उसे देखा, फिर बहुत धीरे से कहा,
वह अगला हो सकता है। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? वह मुस्कुराया। डर सबसे बड़ा संकेत होता है। अगले कुछ दिनों में आर्यन हमारे साथ रहने लगा। वह हमें हर जगह ले जाता, हर स्टूडेंट के बारे में बताता, और हर बार उसकी जानकारी बहुत सटीक होती। कबीर ने एक दिन मुझसे कहा, यार, यह लड़का बहुत काम का है। मैंने धीरे से कहा, हाँ, शायद जरूरत से ज्यादा। मैंने एक योजना बनाई। मैंने एक फेक फाइल तैयार की। उसमें लिखा था, अगला टारगेट रोहित, और उस फाइल को जानबूझकर पुलिस रिकॉर्ड रूम में खुला छोड़ दिया। अगर कोई उसे पढ़ेगा और रोहित के साथ कुछ होता है तो यह साफ हो जाएगा, कातिल अंदर ही है। उस रात रोहित बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन कुछ और हुआ। मुझ पर हमला हुआ। अचानक गेस्ट हाउस के बाहर एक आदमी ने पीछे से वार किया। मैं गिर पड़ा, लेकिन होश में था। कबीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह कोई छोटा गुंडा था जिसे पैसे देकर भेजा गया था। अजय ने उसे पकड़कर पूछा, किसने भेजा? वह डर गया। मुझे नहीं पता, बस एक आदमी आया था। उसने कहा, उस जासूस को डराना है। मैं चुप था, क्योंकि अब साफ था, मेरी चाल पहले ही पढ़ ली गई थी। अगले दिन मैंने आर्यन को देखा। वह बिल्कुल सामान्य था। आप ठीक हैं? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब खेल और दिलचस्प हो गया है। वह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी यही लगता है। उस पल हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दो खिलाड़ी एक ही शतरंज की बिसात पर अपनी अपनी चालें सोच रहे हों। और पहली बार मुझे साफ महसूस हुआ, यह लड़का सिर्फ मदद नहीं कर रहा, वह खेल रहा है। उस रात के बाद नींद जैसे हमसे दूर चली गई थी। कबीर बार बार उसी बात पर अटका हुआ था। तुम्हारे ट्रैप के बाद तुम पर हमला, मतलब साफ है। मैंने उसकी बात पूरी की। किसी को पता था कि मैंने क्या किया है? कमरे में सन्नाटा था। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब अंदर का ही कोई है। मैंने सिर हिलाया। और वह हमसे एक कदम आगे है। अगले दिन कबीर अचानक मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। मुझे कुछ मिला है। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। क्या? उसने धीमे स्वर में कहा, प्रोफेसर दत्ता। मैंने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके सारे स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स वही हैं जो मरे, और चौथा रोहित वही है जिसे तुमने टारगेट बनाया था। यह एक स्ट्रॉन्ग लीड थी। कबीर बोला, मुझे लगता है यही आदमी है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से कहा, या फिर? कबीर ने पूछा, या फिर क्या? मैंने जवाब दिया, कोई चाहता है कि हम ऐसा सोचें। कबीर थोड़ा चिढ़ गया। हर बार तुम चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कातिल भी सिंपल नहीं है। उसी शाम हम प्रोफेसर दत्ता के घर पहुंचे। वह एक शांत आदमी था, थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा एक मास्टरमाइंड होता है। कबीर ने सीधे सवाल किया,
आपके स्टूडेंट्स एक एक करके मर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर दत्ता हिल गया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा। उसकी आंखों में सच था। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मेरे लिए यह रास्ता गलत था। वापस आते समय हमें आर्यन रास्ते में ही मिल गया। आप लोग प्रोफेसर दत्ता के पास गए थे? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे पहले से पता हो। मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ। वह हल्का सा मुस्कुराया और कबीर ने कहा, कुछ खास नहीं मिला। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि वह आदमी कातिल नहीं है। मैं रुक गया। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि कातिल ज्यादा चालाक है। उसकी आंखों में एक चमक थी और उस पल मेरे अंदर कुछ साफ हो गया। उस रात मैं अकेला बैठा था। मेरे सामने फाइल्स खुली थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। मैंने खुद से कहा, अगर वह इतना सब जानता है, अगर उसे हर मूव का अंदाजा है, अगर वह हमेशा सही दिशा में इशारा करता है, तो फिर मैंने धीरे से आंखें बंद की और एक नाम मेरे दिमाग में आया, आर्यन। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। नहीं, इतना आसान नहीं हो सकता, या शायद इतना ही आसान हो। कभी कभी कातिल वह नहीं होता जिससे आप डरते हैं, वह होता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। अगली सुबह आर्यन खुद मेरे कमरे में आया। आप सोए नहीं? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। उसने यह बात ऐसे कही जैसे वह किसी चेतावनी नहीं, बल्कि घोषणा कर रहा हो। और उस पल मुझे पहली बार साफ महसूस हुआ, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक शतरंज की बाजी है। और सामने वाला खिलाड़ी मुझसे खेल रहा है। अगली सुबह शिमला की ठंडी हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। मैंने रात भर सोचा था। हर छोटी बात, हर जवाब, हर नजर, और हर बार एक ही चेहरा सामने आ रहा था। लेकिन जासूस का सबसे बड़ा नियम है, शक को सच मत मानो जब तक सबूत न हो। कबीर अभी भी प्रोफेसर दत्ता के पीछे लगा हुआ था। मैं आज फिर जाऊंगा, उसने कहा। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गलत रास्ता भी सही सच तक पहुंचने में मदद करता है। दोपहर तक खबर आई, एक और स्टूडेंट मृत मिला। इस बार कोई खाई नहीं, कोई फांसी नहीं। वह अपने कमरे में बैठा था, टेबल पर सिर झुका हुआ, जैसे बस सो गया हो। लेकिन वह मर चुका था। हम तुरंत वहां पहुंचे। कमरा बिल्कुल साफ था। कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख नहीं। बस एक चीज थी, टेबल पर रखा एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर। मैंने उसे उठाया। अजय ने पूछा, क्या है इसमें? मैंने प्ले बटन दबाया। कमरे में एक आवाज गूंज उठी, वही लड़का। अगर आप यह सुन रहे हैं, तो शायद मैं अब नहीं हूं। कबीर ने धीरे से कहा, सुइसाइड नोट। मैंने सिर हिलाया, लेकिन फिर आवाज बदल गई। मुझे माफ कर देना, मैं यह सब और नहीं सह सकता। और फिर रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने टेप बंद किया।
यह उसने खुद रिकॉर्ड नहीं किया। अजय चौंक गया। क्या? मैंने कहा। यह आवाज मजबूरी की है, फैसले की नहीं। मैंने कमरे को ध्यान से देखा। अलमारी, किताबें, दीवार। फिर मेरी नजर एक कागज पर गई। वह आधा फटा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। अगर तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को सच पता चल जाएगा। मेरे हाथ रुक गए। अब सब साफ था। मैंने धीरे से कहा, वह उन्हें मार नहीं रहा, वह उन्हें मजबूर कर रहा है। कबीर ने गुस्से में कहा, ब्लैकमेल। मैंने सिर हिलाया। और यह बहुत पर्सनल है। हर इंसान का अलग राज। हम बाहर निकले ही थे कि वह फिर सामने आ गया। आर्यन, जैसे उसे हर चीज का समय पता हो। फिर एक मौत, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें कैसे पता? वह मुस्कुराया। यह शहर छोटा है, खबरें जल्दी फैलती हैं। उसका जवाब सही था, लेकिन अधूरा। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह सब कौन कर रहा है? वह कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, कोई ऐसा जो लोगों को खुद से ज्यादा जानता है। मैंने धीरे से कहा, या फिर? वह मेरी तरफ देखने लगा। कोई ऐसा जो हमेशा हमारे पास होता है। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। यह बातचीत सिर्फ शब्द नहीं थी, यह इशारे थे। उस रात मैंने एक और योजना बनाई। इस बार मैंने कोई फाइल नहीं छोड़ी। मैंने सीधे आर्यन को बताया, हमने अगला टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है। वह ध्यान से सुन रहा था। नाम उसने पूछा। मैंने झूठ बोला। अमित। उसने बस सिर हिलाया। देखते हैं। उसकी यह लाइन साधारण नहीं थी। अगले दिन अमित बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन एक और स्टूडेंट मर चुका था। और इस बार उसका नाम अमित नहीं था। मैंने धीरे से कहा, उसने मेरी चाल समझ ली। कबीर ने पूछा, तो अब? मैंने खिड़की के बाहर फैलती धुंध को देखते हुए कहा, अब मैं उसकी चाल समझूंगा। और उस पल यह साफ हो गया, यह खेल अब सीधा हो चुका है। उस शाम मैं अकेला बैठा था। टेबल पर फाइल्स फैली हुई थीं, लेकिन मेरा ध्यान कागजों पर नहीं, एक इंसान पर था। आर्यन। हर बार वह सही जगह पर होता है। हर बार उसे जरूरत से ज्यादा पता होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं। कबीर कमरे में आया। तुम फिर उसी के बारे में सोच रहे हो? मैंने सीधा जवाब दिया। हाँ। कबीर ने गहरी सांस ली। देखो, शक होना अलग बात है, लेकिन बिना प्रूफ के। मैंने उसकी बात काट दी। मुझे प्रूफ चाहिए, और मैं उसे ढूंढूंगा। अगले दिन मैंने आर्यन को खुद बुलाया। वह आया, हमेशा की तरह शांत, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट। आपने बुलाया? मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने कहा, तुम बहुत समझदार हो आर्यन। वह हल्का सा मुस्कुराया। आप भी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर कोई इंसान दूसरों को बिना छुए मारना चाहे तो वह क्या करेगा? यह सवाल सीधा था, लेकिन जवाब
खतरनाक हो सकता था। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वह उनके दिमाग को तोड़ेगा, उनकी कमजोरियां ढूंढेगा और उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि मरना ही एकमात्र रास्ता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से कहा, तुमने यह सब सोचा है? वह मुस्कुराया। हर इंटेलिजेंट इंसान सोचता है। फर्क सिर्फ इतना है। वह थोड़ा झुककर बोला कि कोई करता है और कोई नहीं। उसकी यह बात सीधी थी और खतरनाक भी। उस दिन मैंने अकेले इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। मैं उस स्टूडेंट के घर गया जो आखिरी बार मरा था। उसका कमरा अब भी वैसा ही था। मैंने हर चीज ध्यान से देखी और फिर मुझे कुछ मिला। एक पुरानी डायरी। मैंने उसे खोला। उसमें कुछ पेजेस फटे हुए थे, लेकिन बाकी में कुछ नाम लिखे थे। हर नाम के आगे एक छोटी सी लाइन, उसे सब पता है। मेरे हाथ रुक गए। मैंने बाकी पेजेस देखे। हर जगह एक ही डर, वह सब जानता है। अब सवाल था, वह कौन है? शाम को मैं वापस लौटा। कबीर ने पूछा, कुछ मिला? मैंने धीरे से कहा, हाँ, और अब मुझे यकीन है। वह तुरंत बोला, किस पर? मैंने जवाब दिया कि कातिल किसी का राज नहीं ढूंढ रहा, वह पहले से जानता है। कबीर चौंक गया। मतलब? मैंने कहा, उसे हर स्टूडेंट की प्राइवेट लाइफ का एक्सेस है और वह सिर्फ एक जगह से पॉसिबल है। कबीर ने धीरे से कहा, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स। मैंने सिर हिलाया। या? मैं रुका। पुलिस फाइल्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात मैंने आर्यन को दूर खड़े देखा। वह अकेला था और किसी से बात कर रहा था, लेकिन फोन नहीं था। वह बस खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता हो। मैंने धीरे से खुद से कहा, अब खेल खत्म होने वाला है। या? मैं रात और गहरी हो चुकी थी। शिमला की ठंडी हवा अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। मैं उस जगह खड़ा था जहां मैंने आर्यन को देखा था, लेकिन अब वह वहां नहीं था। सिर्फ धुंध थी और एक अजीब सा एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं। अगले दिन मैंने एक फैसला लिया। अब मैं सीधे सवाल नहीं करूंगा। मैं देखूंगा आर्यन कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और सबसे जरूरी, वह कब अकेला होता है। कबीर ने पूछा, तुम उस पर नजर रखोगे? मैंने कहा, नजर नहीं, सच पकड़ूंगा। दोपहर के समय आर्यन लाइब्रेरी में था, हमेशा की तरह शांत। लेकिन इस बार मैंने दूरी बनाकर उसे देखना शुरू किया। वह एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद एक लड़की आई। वह घबराई हुई थी। वह सीधे आर्यन के पास गई और बैठ गई। मैं थोड़ा और करीब आ गया, लेकिन इतना नहीं कि वे मुझे देख लें। लड़की की आवाज कांप रही थी, मुझे और नहीं सहा जा रहा। आर्यन बिल्कुल शांत था। तो फिर खत्म कर दो। उसके ये शब्द धीमे थे, लेकिन सीधे दिल में उतरने वाले। लड़की रोने लगी। मैं डर रही हूं। आर्यन थोड़ा झुका।
और बहुत ही नरम आवाज में बोला, डर खत्म हो जाएगा, बस एक कदम। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। अब मुझे सब समझ आ रहा था। उस लड़की के जाने के बाद मैंने उसका पीछा किया। वह सीधे हॉस्टल गई, अपने कमरे में दरवाजा बंद किया, और कुछ देर बाद अंदर सन्नाटा हो गया। मैंने तुरंत दरवाजा तोड़ने को कहा। अंदर वह जिंदा थी, लेकिन उसने कोशिश की थी खुद को नुकसान पहुंचाने की। हमने उसे बचा लिया, और यही मेरा पहला ठोस सबूत था। शाम को मैंने आर्यन को अकेले बुलाया। वह आया जैसे उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है। मैंने बिना घुमाए कहा, तुम लोगों को मजबूर कर रहे हो। वह चुप रहा। तुम उनके राज जानते हो, तुम उन्हें डराते हो। और फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम उन्हें खत्म होने पर मजबूर करते हो। कुछ सेकंड पूरी खामोशी रही। फिर वह मुस्कुराया, धीरे से। तो आपने समझ लिया। मेरे अंदर एक ठंडा सा एहसास हुआ। लेकिन प्रूफ? उसने पूछा। मैं चुप रहा, क्योंकि वह सही था। मेरे पास अभी भी कोई सीधा सबूत नहीं था। आर्यन आगे झुका। आप जानते हैं सबसे मजेदार क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं किसी को मारता नहीं, मैं सिर्फ उन्हें सच दिखाता हूं। उसकी आवाज अब गहरी हो चुकी थी। उनके अंदर का डर, उनके राज, मैं बस उन्हें आईना दिखाता हूं। मैंने सख्ती से कहा, यह इंसाफ नहीं है। वह मुस्कुराया, नहीं, यह खेल है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, हर खेल का अंत होता है। वह धीरे से खड़ा हुआ। हाँ, लेकिन इस बार वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। शायद अंत आपका हो। और वह चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब यह साफ था, मैं एक कातिल से नहीं, एक ऐसे खिलाड़ी से लड़ रहा था जिसके लिए इंसान सिर्फ मोहरे थे। उस रात मैंने कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तक मैं सिर्फ उसकी चालें समझ रहा था, लेकिन अब मुझे खेल खत्म करना था। मैंने एक प्लान बनाया। इस बार मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच को ही जाल बनाया। मैंने एसपी सुरेश ठाकुर से कहा, आपको अपने बेटे पर भरोसा है? उनकी आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सीधा जवाब दिया, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक लीजिए, लेकिन अगर मैं सही हूं। मैं रुका। तो आपको सबसे मुश्किल फैसला लेना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। एसपी ने धीरे से कहा, आप अपना प्लान बताइए। उस रात हमने एक नकली सिचुएशन बनाई। खबर फैलाई गई कि एक स्टूडेंट जिसके पास बहुत बड़े राज हैं, वह पुलिस के पास आने वाला है और वह सब कुछ बता देगा। यह खबर सीधे आर्यन तक पहुंचेगी, और अगर वह सच में वही है तो वह चुप नहीं बैठेगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हम सब छुपकर इंतजार कर रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, अगर वह आया ही नहीं तो? मैंने शांत स्वर में कहा, वह आएगा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ खेल नहीं है, यह उसका कंट्रोल है। करीब आधी रात दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर आया। धुंध के बीच उसकी परछाई साफ दिख रही थी। आर्यन।
वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो कि यह ट्रैप है। लेकिन फिर भी वह आया। मैं सामने आ गया। तुम आ ही गए। वह हल्का सा मुस्कुराया। आपने बुलाया था। मैंने कहा, खेल खत्म हो गया है, आर्यन। वह कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, खेल तब खत्म होता है जब कोई हार मान ले। मैंने सीधा कहा, तुम हार चुके हो। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें उस स्टूडेंट के बारे में सब पता है। वह मुस्कुराया। कौन सा स्टूडेंट? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसके राज तुम जानते हो, जिसे तुमने मजबूर किया, और जो आज सब बताने वाला था। वह कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, वह नहीं आएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी की आंखें फैल गईं। मैंने धीरे से कहा, क्यों? आर्यन ने मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आवाज में हल्की सी कठोरता थी। क्योंकि वह अब बोल नहीं सकता। बस यही वह पल था। मैंने तुरंत कहा, यही तुम्हारी गलती थी। आर्यन रुका। कौन सी? मैंने कहा, वह स्टूडेंट कभी था ही नहीं। कमरे में भारी खामोशी छा गई। एसपी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें सब समझ आ चुका था। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर धीरे से हंसने लगा। अच्छा खेला आपने। उसने मेरी तरफ देखा। आप सच में डिजर्व करते हैं यह जीत। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह अंत नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया था। आर्यन की हंसी धीरे धीरे थम गई, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडक बनी रही। एसपी सुरेश ठाकुर कुछ कदम आगे बढ़े। उनका चेहरा अब एक पुलिस अफसर का नहीं, एक पिता का था। आर्यन। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। बस कर दो। पहली बार आर्यन की नजर अपने पिता पर गई। कुछ पल के लिए वह भी चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, आप यहां क्यों आए हैं, पापा? यह पापा शब्द कमरे में गूंज गया। एसपी की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें रोकने? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। आप मुझे रोक नहीं सकते। आप तो हमेशा सिस्टम के साथ खड़े रहे, और मैं उसे ठीक कर रहा हूं। मैंने बीच में कहा, यह ठीक करना नहीं है, यह लोगों को तोड़ना है। आर्यन ने मेरी तरफ देखा। तुम नहीं समझोगे। ये लोग कमजोर हैं। उनके अंदर सच्चाई सहने की हिम्मत नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, सच्चाई दिखाना और किसी को खत्म करने पर मजबूर करना दो अलग चीजें हैं। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखता रहा। फिर बोला, और अगर वही उनका सच हो तो? कमरे में फिर खामोशी छा गई। एसपी ने धीरे से कहा, तुम ऐसे नहीं थे। आर्यन हंसा। आपको लगता है आप मुझे जानते हैं? उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। जब मैं छोटा था, मैं हर बार आपके पास आता था, लेकिन आप हमेशा किसी केस में व्यस्त होते थे। एसपी की आंखें झुक गईं। मैंने अकेले ही सब सीखा। लोगों को पढ़ना, उनकी कमजोरियां समझना, और फिर वह धीरे से बोला, उन्हें इस्तेमाल करना। मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सीधा पूछा, तुमने उन सबको मजबूर किया? वह चुप रहा। फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कबीर ने गुस्से में कहा।
तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। पछतावा? वह हल्का सा हंसा। मैंने उन्हें सच दिखाया। फैसला उन्होंने खुद लिया। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, तुमने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि कोई और रास्ता है ही नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। एसपी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हाथ में हथकड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर पहली बार आर्यन का चेहरा बदला। बहुत हल्का सा, लेकिन बदला। उसने अपने पिता की तरफ देखा। कुछ पल जैसे समय रुक गया हो। फिर उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। आप हमेशा देर से आते हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। एसपी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हथकड़ी लगा दी। जाते जाते आर्यन ने मेरी तरफ देखा। तुम जीत गए। मैंने धीरे से कहा, यह जीत नहीं है, यह एक गलती का अंत है। वह हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, यह शुरुआत है। क्योंकि ऐसे खेल खत्म नहीं होते। और वह चला गया। कमरे में सिर्फ खामोशी बची थी। और एक सवाल, क्या सच में यह सब खत्म हो गया? कुछ दिन बाद शिमला की वही ठंडी हवा, वही धुंध, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। केस खत्म हो चुका था। आर्यन अब सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके शब्द अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। ऐसे खेल खत्म नहीं होते। मैं और कबीर यूनिवर्सिटी के उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया, है ना? मैं कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, खत्म और शांत दो अलग चीजें होती हैं। कबीर ने मेरी तरफ देखा। मतलब? मैंने कहा, यह केस खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल इसने छोड़े हैं वो अभी भी जिंदा हैं। उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैं आर्यन से आखिरी बार मिलना चाहता था। जेल के उस छोटे से कमरे में वह बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं उसके सामने बैठ गया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने कहा, तुमने जो किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैंने जस्टिफिकेशन कभी दिया ही नहीं। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, शांत, गहरी। तो फिर क्यों? मैंने पूछा। वह कुछ पल सोचता रहा। फिर बोला, क्योंकि मैं कर सकता था। उसका यह जवाब सीधा था और डरावना भी। मैंने सख्ती से कहा, तुमने जिंदगियां बर्बाद की हैं। वह धीरे से बोला, या उन्हें उनका सच दिखाया है। मैंने सिर हिलाया। तुम्हें फर्क समझ नहीं आता। वह झुककर बोला, फर्क परसेप्शन का होता है, सुगम। कुछ पल के लिए मैं चुप हो गया। मैं उठने लगा। तभी उसने कहा, एक बात पूछूं? मैं रुका। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम यह सब नहीं करते? कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, यह एक चुनौती थी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराया। यही फर्क है हम दोनों में। मैं जेल से बाहर आया। धूप हल्की हल्की निकल रही थी। धुंध अब भी थी, लेकिन उतनी घनी नहीं। कबीर बाहर इंतजार कर रहा था। क्या कहा उसने?
मैंने धीरे से कहा, वही जो हमेशा कहता है कि वह सही है। कबीर ने गहरी सांस ली। और तुम? मैंने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। मैं बस इतना जानता हूं कि सही और गलत हमेशा इतना साफ नहीं होता। उस शाम मैं अकेला बैठा था। मेरे सामने डायरी खुली थी। मैंने लिखना शुरू किया। यह कहानी एक कातिल की नहीं थी। यह कहानी एक दिमाग की थी जो इतना तेज था कि वह खुद को ही सच मान बैठा। मेरे हाथ रुक गए। फिर मैंने आखिरी लाइन लिखी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे दिमाग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। शिमला की वो ठंडी हवा अब भी मेरे साथ थी। मैं और कबीर वापस जाने के लिए तैयार थे। स्टेशन छोटा था। चारों तरफ धुंध और कुछ लोग जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कबीर ने टिकट संभालते हुए कहा, यार, इस बार कुछ अलग था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, इस बार हमने एक इंसान को नहीं, एक सोच को पकड़ा है। कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, तुम्हें लगता है वो बदल सकता है? मैंने खिड़की के बाहर देखा। नहीं, ऐसे लोग बदलते नहीं, बस रुक जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। शिमला पीछे छूट रहा था। लेकिन उसकी कहानी अब भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी डायरी निकाली। कुछ पन्ने पहले से भरे हुए थे, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था। मैंने लिखना शुरू किया। यह केस सिर्फ मौतों का नहीं था। यह केस दिमाग की ताकत का था, और उस ताकत के गलत इस्तेमाल का। मेरे हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। फिर मैंने आगे लिखा, जब इंसान खुद को ही सच मान लेता है तो वह सबसे खतरनाक बन जाता है। मैंने डायरी बंद कर दी। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। उन्हीं में से एक लड़का धीरे धीरे हमारे डिब्बे में आया। साधारण सा चेहरा, शांत आंखें। वह सामने वाली सीट पर बैठ गया। कबीर सो चुका था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उस लड़के की आवाज आई, आप सुगम कौशिक हैं ना? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैंने आपके बारे में सुना है। उसकी मुस्कान कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने पूछा, कहाँ से? वह कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, कहानियों से। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी, वही गहराई जो मैंने पहले भी देखी थी। उसने धीरे से कहा, आपने एक खिलाड़ी को रोक दिया, लेकिन खेल, वह मेरी तरफ झुककर बोला, अब भी चल रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे सख्त हो गए। तुम क्या कहना चाहते हो? वह मुस्कुराया। बस इतना कि हर खेल एक खिलाड़ी से नहीं चलता। ट्रेन की आवाज तेज हो गई। कुछ सेकंड के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा, और फिर वह खड़ा हुआ। अगले स्टेशन पर वह उतर गया। मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा। कबीर अब भी सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने धीरे से अपनी डायरी फिर खोली और आखिरी लाइन लिखी, कभी कभी हम जिस खेल को खत्म समझते हैं वह बस
किसी और के हाथ में शुरू हो चुका होता है। मैंने डायरी बंद की, खिड़की के बाहर देखा। धुंध अब भी थी और शायद हमेशा रहेगी। सच और यादों के इस खेल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सुगम कौशिक की यह फाइल आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी रहस्यों की इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी अगली जांच में मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी सुराग आपसे छूट न जाए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनसुलझी कहानी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट को गौर से पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस जासूसी सफर को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल कर रहिएगा, क्योंकि शहर की इन अंधेरी गलियों में राज अभी और भी बाकी हैं। मिलते हैं अगली फाइल के साथ।